नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो भाई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। कुंभ 2027 को 500 करोड़ की स्वीकृति मिली। हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल तक आयोजन होना है। घाट सौंदर्यीकरण विस्तार पर इस दौरान जोर दिए जा रहे हैं। यातायात, पेयजल सुरक्षा अब मजबूत होगी। आधुनिक सुविधाओं से श्रद्धालुओं को राहत। दिव्य भव्य कुंभ बनाने का लक्ष्य। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। ये राशि आपको बता दें, अब स्थापना, विकास कार्यों, घाटों के सौंदर्यीकरण और विस्तार पर खर्च किए जाएंगे। जनवरी से अप्रैल 2027 तक होने वाले कुंभ के लिए यातायात, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले, कुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही कुंभ 2027 को 500 करोड़ की स्वीकृति। हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल तक यह आयोजन होना है। घाट सौंदर्यीकरण और विस्तार पर जोर। यातायात, पेयजल सुरक्षा अब मजबूत होगी। कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। कुंभ 2027 को 500 करोड़ की स्वीकृति। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, उत्तराखंड में होने वाले कुंभ 2027 की तैयारियां अब कितनी तेज होती नजर आ रही है? बिल्कुल, जो कुंभ 2027 में होना है, तमाम जो तैयारियां हैं वो जी पूरी हो रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में हरिद्वार में जो मेला कंट्रोल रूम है वहाँ पर समीक्षा बैठक ली थी और इसके सचिव भी लगातार जो है बैठक ले रहे हैं। करीब 500 करोड़ के काम हो चुके हैं और कहीं न कहीं 30 स्थायी काम है और कई अस्थायी काम है, जिसमें घाटों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे पेयजल की बात हो, यातायात हो, सुरक्षा की बात हो, या फिर तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो जो श्रद्धालु और जो पर्यटक वहाँ पर आएंगे उनको प्रदान की जाएगी। और दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन कैसे किया जाए उसको लेकर के तमाम जो समीक्षा बैठकें हैं बार बार हो रही है। मेला अधिकारियों की भूमिका है, चाहे गढ़वाल मंडल आयुक्त हो, जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सरकार ने कुंभ मेले के लिए 500 आशीष, मैं सरकार ने 500 करोड़ की मंजूरी भी दी है। ये पैसा किन किन कामों में खर्च किया जाएगा? तो इसके लिए तमाम काम है। 30 स्थायी काम है, जिसमें पेयजल का विस्तार हो, चाहे सड़कों का सौंदर्यीकरण हो, यातायात व्यवस्था हो, सुरक्षा की बात हो, चाहे आधुनिक जो सुविधाएं प्रदान की जानी है, दिव्य और भव्य कैसे कुंभ होगा उसको लेकर के ये 500 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। और इसमें कई अस्थायी काम भी हैं जिनका अभी प्रस्ताव जो है शासन स्तर पर पहुंचा है। और कहीं न कहीं जो कुंभ मेला है 2027 में जनवरी से अप्रैल माह तक आयोजन जिसका होगा, उसकी तैयारियां कहीं न कहीं तेज हो चुकी है और उसको लेकर के धरातल पर भी काम हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने समीक्षा बैठक लेने के पश्चात जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी किया था कि जो काम हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता जो है सही हो और समय पर काम पूरे हो, उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जी, कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कई और परियोजनाओं की भी शुरुआत इस दौरान की जाएंगी। बिल्कुल, कई ऐसे काम हैं जो नए हैं और कई पुराने कामों को ठीक किया जा रहा है, जिसमें 30 स्थायी काम है। घाटों का निर्माण हो, चाहे नई पेयजल लाइन बिछानी हो, या फिर रोड बनानी हो, या घाटों पे जो पुल बनाने हो, जगह जगह ऐसी आधुनिक सुविधाएं कैसे विकसित की जाए उसको लेकर के जो है 30 ऐसे स्थायी काम है जिनका काम धरातल पर चल रहा है और अस्थायी कामों के लिए प्रस्ताव जो है शासन को भेजे गए हैं। गंगा के किनारे कई गंदगियां भी फैल जाती हैं। इसको लेकर पर्यावरण और गंगा की स्वच्छता को लेकर इस बार क्या खास इंतजाम किए गए? बिल्कुल, इसके लिए तमाम जो कर्मचारी हैं नगर निगम के हों या फिर गंगा सभा के हों वो तैनात है और समय समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है और गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से
लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। कुंभ मेले में तो इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है और समय समय पर इसकी व्यवस्था के लिए नगर निगम और जो स्थानीय प्रशासन है वो मिलजुल कर काम कर रहा है जी। आशीष, इस बार स्थानीय लोगों को और कारोबारियों को कुंभ से कितना फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल पूजा, कुंभ में हर बार हजारों करोड़ रुपए का जो है व्यापार होता है। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और जो स्थानीय व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे जो है अपना रोजगार उनका जो है बढ़ता है, स्वरोजगार बढ़ता है। और जो बाहर से भी कई लोग आते हैं और अपना यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, अपना प्रदर्शनी लगाते हैं। तमाम जो उम्मीदें हैं वो कुंभ मेले से लगी हुई है और देश विदेश से जो है यहाँ पर तमाम जो अखाड़े के संत हैं उनकी अगुवाई में जो है जो शाही स्नान होता है उसका दृश्य भी एक अद्भुत दृश्य होता है और जो पूरे हिंदू समाज के लोग हैं वो उसे बड़े आस्था का प्रतीक मानते हैं जी। जी आशीष, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संराजन मोहन भागवत ने उत्तराखंड प्रवास के द्वितीय दिन देहरादून में नींबूवाला स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में पूर्व सैनिकों और सेना अधिकारियों के साथ प्रमुख जन गोष्ठी एवं विविध क्षेत्र समन्वय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत, कर्नल अजय कोठियाल और कर्नल मयंक चौबे ने डॉक्टर भागवत का शॉल और पारंपरिक टोपी पहनाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया। वहीं इसके साथ ही सैकड़ों पूर्व सैनिक, कप्तान और हवलदार रैंक के अपने सैन्य परिधानों के साथ उपस्थित रहे। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव ने विकास कार्यों की समीक्षा। भरारी सैन्य सत्र की तैयारियां समय से पूरी। विधानसभा परिसर पर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अनुशासनहीनता पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए। वही ई ऑफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। विकास कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य की जा रही है। वहीं आपको बता दें, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिव समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भरारी सैन्य में प्रस्तावित विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां समय से पूर्ण की जाए और विधानसभा परिसर में सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में सरकारी कार्यालय और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। तो वही आपको बताते चले, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, इस दौरान कार्य को लेकर आनंद वर्धन के तहत कई समीक्षाएं भी की गई हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पूजा, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने तमाम जो विकास कार्य उत्तराखंड में होने वाले हैं और जो प्लान है तमाम सचिवों के विभागों के, उनको लेकर के समीक्षा बैठक की है। और इसके साथ साथ मुख्य जो बैठक का उद्देश्य था वो भरारी शहर में जो बजट सत्र होने जा रहा है 9 से 13 मार्च तक, उसकी तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा परिसर में सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो ई ऑफिस व्यवस्था है उसको प्रभावी बनाने के भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। और विकास कार्यों में किसी भी तरीके की ढीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता अनिवार्य है। आपको बता दें कि 9 जो है मार्च से 13 मार्च तक जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है जयपुर, वहाँ पर बजट सत्र प्रस्तावित है, आहूत बना है और इसको लेकर के सभी स्तर से तैयारियां की जा रही हैं। चाहे विधानसभा सचिवालय हो, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी तमाम बैठकें की जा चुकी हैं और अब जो है इसकी तैयारियां कहीं ना कहीं सचिवालय स्तर से भी पूरी हो रही है। और जो तमाम विभागों के सवाल जो पूछे जाते हैं उनको लेकर के भी तैयारियां की जा रही है और विधानसभा में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर के भी मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, इस बार इनके तहत ई ऑफिस को व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। लगातार डिजिटाइजेशन करने को लेकर सरकार का फोकस रहता है, तो इस बार ई ऑफिस व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसकी शुरुआत पिछले विधानसभा सत्र में हो चुकी थी। हालांकि
जो गैरसैंण में हुआ था बजट सत्र, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आई थी, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा दिक्कतें वहां पर हुई थी। लेकिन उसके बाद जब देहरादून में विधानसभा सत्र हुआ तो पूरा इनोवा के माध्यम से पूरा सत्र जो है पेपरलेस सत्र जो है किया गया था। और इस बार भी ई ऑफिस व्यवस्था जो है अपनाई जा रही है, ताकि कागज का कम से कम प्रयोग हो और ऑनलाइन सारे कार्य जो है। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां आपको बता दें इस दौरान कई देहरादून में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की, जिससे खेल, पर्यटन और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर अहम निर्णय भी लिए गए। बैठक में चंपावत के गोलर चौड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण और श्री गोलू देवता कॉरिडोर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। देहरादून के आमवाला तरला क्षेत्र में लगभग 17.88 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा केंद्रीय कारागार सितारगंज के विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई। हल्द्वानी के गोलापार में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के भवन और 100 बेड के छात्रावास निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान व्यय वित्त समिति की यह अहम बैठक, जहां कई प्रस्तावों को मुहर भी लगी है। तो वहीं जिला प्रशासन और जनदर्शन अब जनता के लिए भरोसे और सुरक्षा का मंच बन गया है। आर्थिक तंगी और परेशानियों में लोग प्रशासन से मदद के लिए सीधे संपर्क कर रहे। हाल ही में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा से नंदिता की शिक्षा के लिए सहायता स्वीकृति हुई। वहीं विधवा सुनीता और उनके 3 बच्चों के भरण पोषण एवं टीसी रोकने के मामलों में डीएम ने त्वरित कार्यवाही कर प्रशासन की तत्परता दिखाई। कुआरा धनोल्टी मोटर मार्ग निर्माण में देरी पर डीएम ने अधिशासी अभियंता में विस्तृत रिपोर्ट तलब की। वहीं जनदर्शन में 189% समाधान की आस लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने जनदर्शन पर जनता का विश्वास लगातार अब बढ़ता जा रहा है। तो वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव ने आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोडिन युक्त सिरप और अन्य मन प्रभावी औषधियों के बढ़ते कुप्रयोग और उनके गैर कानूनी व्यापार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सचिव सचिन कुर्वे ने निर्देश पर आपको बता दें ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। तो वहीं सोनप्रयाग से सूचना मिली कि मनकुटिया से करीब 1.5 किमी आगे जंगल क्षेत्र में एक व्यक्ति रास्ता भटक गया। सूचना पर एसडीआरएफ टीम सोनप्रयाग उप निरीक्षक संतोष परियार के नेतृत्व में तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। रात्रि के अंधेरे और घने जंगल की कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीम ने सघन सर्च अभियान चलाया और लगभग 2 किमी अंदर जंगल में व्यक्ति को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह गूगल मैप के कारण गलत रास्ते पर चला गया था। एसडीआरएफ ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर आगे की कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो वहीं रुड़की में नगर निगम की नीतियों के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम ने 2025 में किए गए वादों से मुकरते हुए भवन कर में 5% की वृद्धि कर दी है और जबरन यूजर चार्ज व व्यावसायिक कर थोप दिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस नहीं लिया गया तो अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो 7 दिन बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही वेडिंग जोन और पार्किंग व्यवस्था सुधारने की मांग भी उठाई गई।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक ज्ञापन मुख्य नगर आयुक्त को दिया है, जिसमें भवन कर जो पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारा अनुरोध था कि भाई टैक्स ना बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कहा नहीं बढ़ाया जाएगा, 5% बढ़ा दिया गया, वादा खिलाफी हुई। फिर उसके बाद यूजर चार्ज लगा दिया गया। अब व्यावसायिक कर की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भवन कर जो था वही रहे और यूजर चार्ज और व्यावसायिक कर को खत्म किया जाए। इन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, 7 दिन का हमने नोटिस दे दिया, अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। फिर से आपका स्वागत है। तो वही खबर हरिद्वार से आ रही, जहां पुलिस को ऑपरेशन स्माइल के तहत रेलवे स्टेशन परिसर में बड़ी सफलता मिली। स्टेशन पर 3 नाबालिग बच्चे लावारिस हालत में घूमते मिले। पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की और उनके साथ कोई अभिभावक नहीं था और वे घबराए हुए थे। पुलिस ने बच्चों को समझाकर बातचीत की, जिससे उन्होंने बताया कि 6ठी कक्षा के छात्र हैं और हरियाणा से घूमने के लिए हरिद्वार आए हैं। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क किया। जानकारी मिली कि बच्चे बिना बताए घर से निकल गए थे और गुरुग्राम में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। लगभग 12 वर्ष उम्र है इनकी। एक 11 वर्ष का, 2 12 वर्ष के हैं, आर्यन, दीपक और मयंक। ये तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 6 में, और तीनों आपस में मित्र हैं और एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं। और चूंकि सत्यापन अभियान चल रहा है पूरे जनपद में, तो इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी कंटिन्यू पूछताछ होती रहती है। तो 21 तारीख को ये मिले थे हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे तीनों बालक। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो ये मौके पर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ से आए, कहाँ इनका घर है। तो फिर हमारी जो ऑपरेशन स्माइल की टीम है, उनके माध्यम से इनको थाने बुलाया गया, इनसे पूछा गया, फिर जो इनके पेरेंट्स की डिटेल मिली, फिर उनसे संपर्क किया गया पेरेंट्स से। तो ये गुरुग्राम हरियाणा से, वहाँ पे इनकी मिसिंग भी रजिस्टर्ड है तीनों बच्चों की, और हरियाणा पुलिस ऑलरेडी इनको सर्च कर रही थी। तो संबंधित थाने से संपर्क करके इनके परिजनों को बताया गया। तो आज इनके परिजन आ गए हैं, तो इनको इनके सुपुर्दगी में दिया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के लाल तप्पड़ चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिससे एक उप निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार के लिए जॉलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी देहरादून अस्पताल पहुंचे और घायल उप निरीक्षक का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टर को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित वाहन चालक के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं चंपावत जिले के पाताल क्षेत्र में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की पोस्ट चंपावत और पोस्ट टनकपुर की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। उप निरीक्षक बहादुर सिंह बरजेठा और उप निरीक्षक नरेंद्र राणा के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीमों ने संयुक्त रूप से खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद युवक तक पहुंचकर उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। तो वहीं देहरादून में पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिससे सार्वजनिक जगह शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्रेमनगर क्षेत्र में 22 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़कर वाहन में बैठाकर थाने ले गए। वहीं पुलिस ने शराबबंदी एक्ट के तहत सभी पर चालान किया और 5,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला। चेकिंग प्रेमनगर बाजार, नंदा की चौकी, सुधोवाला समेत कई अन्य इलाकों में की गई। पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई फिर से सार्वजनिक जगह शराब पीते पकड़ा गया तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं देहरादून के चंद्रलोक कॉलोनी में स्कूटी सवार एक युवक ने महिला प्रिया सिंह का मोबाइल छीन लिया और सलावाला की ओर भागा। वहीं सूचना पर एसएसपी देहरादून के निर्देश पर डालनवाला पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियुक्त अमन गोस्वामी को नया गांव रोड से मात्र आधे घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।